सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद अनुपमा कपूर पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षा हेतु अंतराल भाग 2 के प्रश्नोत्तर को देखेंगे और ये प्रश्न उत्तर होंगे डीओई द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रश्न बैंक के आधार पर। तो अगर आप इन प्रश्नोत्तर को समझने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके तो वो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर करना। इस पूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 से जो पहला पाठ है वह है सूरदास की झोपड़ी, जो कि प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। इसका सबसे पहला प्रश्न, सूरदास की झोपड़ी पाठ के संदर्भ में सच्चे खिलाड़ी की पहचान बताते हुए उदाहरण सहित सिद्ध कीजिए कि सूरदास जीवन रूपी संग्राम का सच्चा खिलाड़ी था। तो इसमें मुख्य रूप से उसकी विशेषताएं ही आनी है सूरदास के जीवन की। जैसे कैसे पहचान हुई, हार जीत से विचलित ना होना, हार जीत के प्रति संभाव रखना और जीत के लिए पुनः प्रयास करना। और उदाहरण क्या दे सकते हैं हम, जैसे झोपड़ी के नष्ट हो जाने पर पुनः बनाने का संकल्प करना। वह क्या कहता है, 100 लाख बार बनाऊंगा। और ऐसे ही पोटली ना मिलने पर पुनः पैसे कमाने का निश्चय करना। जैसे उसने क्या कहा, मैंने ही कमाए थे फिर नहीं कमा सकता। और दोनों हाथों से झोपड़ी की राख उड़ाते हुए विजय गर्व से भर उठना। तो यह प्रश्न 5 अंक का आने वाला है, इसीलिए हमें थोड़ा सा अधिक विस्तार पूर्वक तो लिखना ही पड़ेगा। अब बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। अब भैरव के घर न जाऊंगी, अलग रहूंगी और मेहनत मजूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी। कथन के संदर्भ में सुभागी के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। तो कौन कौन सी हो सकती है उसकी विशेषताएं, जैसे स्वाभिमानी, आत्मविश्वासी, दृढ़ प्रतिज्ञ, निडर और साहसी, सत्य की पक्षधर। अब इनके उदाहरण या इनका विस्तार थोड़ा थोड़ा सा आप अपने आप कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा ये सांकेतिक बिंदु रहेंगे। इनके उत्तर किन किन बिंदुओं के इर्द गिर्द होने चाहिए ये आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी से उद्धृत कथन हम 100 लाख बार बनाएंगे के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच का होना क्यों अनिवार्य है। तो जीवन में आगे बढ़ने हेतु सूरदास की तरह सकारात्मक सोच का होना अनिवार्य है, क्योंकि सकारात्मक सोच के कारण मन में ऊर्जा का संचार होता है, स्वयं आशान्वित रहते हैं और औरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, कठिनाइयों से लड़ने का साहस मिलता है, पुनर्निर्माण का उत्साह आता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, झोपड़ी जला दिए जाने के बाद भी सूरदास का किसी से प्रतिशोध न लेना उसके किस स्वभाव को दर्शाता है। सूरदास जैसे चरित्र की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या दे सकते हैं, उसकी विशेषताओं में तो आएगा वह सहृदय है, सहनशील है, क्षमाशील है। और उसकी इसी से ही पता चलता है कि वह एक समभाव रखने वाला, हार में भी जीत में भी, अच्छे समय में भी बुरे समय में भी कभी ना घबराने वाला व्यक्ति है। और ऐसे चरित्र की वर्तमान समाज में जो प्रासंगिकता हम देखते हैं, तो वर्तमान समाज में हिंसा और प्रतिशोध की भावना बढ़ चुकी है, इसीलिए इसकी ज़रूरत है। नैतिक और मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है, इसलिए भी सूरदास जैसे व्यवहार की ज़रूरत है। और ऐसे में सूरदास का चरित्र आदर्श प्रतिस्थापित करने वाला है। अगला प्रश्न, सूरदास में सरलता भी है और व्यवहारिक चतुराई भी। सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर इस दृष्टि से उसके व्यक्तित्व का विश्लेषण कीजिए। तो सरलता का कैसे पता चलता है, जैसे पोटली में 500 रुपये होते हुए भी वह कोई दिखावा नहीं करता, अभिमान नहीं है उसके अंदर, और उदारता है क्योंकि वह बालक का पालन पोषण कर रहा है जो कि उसका दत्तक पुत्र है, अपना खुद का बेटा भी नहीं है।
मिठवा। और सहृदयता, जैसे कि सुभागी के प्रति वह सहृदयता का परिचय देते हुए उसे शरण देता है और उसके पति की मार से बचाता है और प्रतिशोध भी नहीं लेता। लेकिन व्यवहारिक चतुराई का पता कैसे चलता है? 500 रुपये की पोटली में छुपा कर, 500 रुपये को अपनी पोटली में छुपा कर रखना और पोटली के गायब होने की बात उजागर ना करना और जगधर के भड़काने पर भी भैरव से बैर ना रखना और नैराश्य, ग्लानि, चिंता और क्षोभ को प्रकट ना करना। अगला प्रश्न है, सूरदास के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करते हुए लिखिए कि आप उनमें से किन को अपनाना चाहेंगे और क्यों। कम से कम 3 विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो सूरदास के चरित्र की तो अनेक विशेषताएं हैं, जैसे सहृदय और सरल, प्रतिशोध की भावना से मुक्त, हार न मानने वाला, दृढ़ निश्चयी, पुनर्निर्माण में विश्वास रखने वाला, उदार, सहनशील, और भी विशेषताएं हो सकती हैं जैसे क्षमाशील आदि। तो आपको अनेक विशेषताएं पता चली हैं, लेकिन आप इनमें से किन को अपनाना चाहेंगे तो और क्यों? यहाँ पर क्यों का उत्तर आप अपनी इच्छा से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना जरूर है। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव, हार जीत, सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, लेकिन हम अपनी असफलताओं से हार करके बैठने की बजाय इन गुणों को अपनाकर निरंतर आगे ही आगे बढ़ने की सोचेंगे और अंततः अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए इन गुणों को अपनाना जरूरी है। अगला प्रश्न, सूरदास जैसे व्यक्ति वास्तविक चरित्र की जगह आदर्श व्यक्ति प्रतीत होते हैं, ऐसा सूरदास के किन गुणों के आधार पर कहा जा सकता है? उसके गुणों की वर्तमान समाज में आज और अधिक आवश्यकता क्यों है? तो यह प्रश्न यदि आप ध्यानपूर्वक देखें तो ऊपर वाला ही प्रश्न है, केवल उसका रूप बदला गया है। कैसे? क्योंकि जो उसके चरित्र की विशेषताएं हैं वे विशेषताएं आदर्श व्यक्तियों में ही होती हैं और उन्हीं गुणों को अपनाना भी चाहिए। कौन कौन सी विशेषताएं? जैसे सहृदय और सरल, प्रतिशोध की भावना से मुक्त, हार ना मानने वाला, दृढ़ निश्चयी, पुनर्निर्माण में विश्वास रखने वाला, उदार, वही विशेषताएं हैं। और इनकी आज आवश्यकता क्यों है? हालांकि ये स्वतंत्र उत्तर है, इसका उत्तर हर बच्चा अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकता है, आप अपनी समझ से लिख सकते हैं और जब लिखेंगे तो आपको अंक अवश्य ही प्राप्त होंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं, आज के समय में समाज में जो नकारात्मकता या निराशाजनक स्थिति है, इस प्रकार के दिशा दिखाने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है। इसीलिए सूरदास जैसे गुणों को अपनाने की जरूरत है। तो आपके लिए ये जो चीज़ दी सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर दी गई है। आप इसीलिए चाहे तो ये आज से लेकर के यहाँ तक का लिख सकते हैं, वरना अपने आप बना करके भी इसका कुछ भी उत्तर दे सकते हैं। आगे है, झोपड़ी में रुपयों का होना सूरदास के लिए कैसी बात थी? यह समाज की किस मानसिकता का पता देती है? क्या आप इस प्रकार की सोच से सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो सूरदास की झोपड़ी में रुपयों का होना सूरदास के लिए लज्जा और शर्म की बात थी। क्यों? क्योंकि वह एक अंधा भिखारी था और भिखारी के पास इतने अधिक रुपयों का होना वाकई उसके हिसाब से लज्जा और शर्म की बात थी। लेकिन इससे उसकी कौन सी मानसिकता का पता चलता है कि समाज की समझ में भिखारी के पास इतने रुपए क्यों होने चाहिए? अमीर भिखारी की कोई अवधारणा ही नहीं है। अगर भिखारी है तो धन कैसे हो सकता है? फिर तो उसको गरीब ही होना चाहिए। और ये जो सोच की बात है यह भी स्वतंत्र उत्तर है, कोई भी अपनी इच्छा से इसका कुछ भी उत्तर दे सकता है, यदि आप सहमत हैं तब भी और असहमत हैं तो भी। तो इसमें मानसिकता की जहाँ तक बात है, आप यहाँ समाज की मानसिकता बताने के बाद ये आप अपने हिसाब से बता दीजिए कि हम इस सोच से सहमत हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप सहमत हैं तो ये कह सकते हैं कि हाँ, आज समाज में ऐसा ही माना जाता है और इसीलिए हम सहमत हैं। और यदि आप असहमत हैं तो आप ये बता सकते हैं कि हम इससे सहमत इसलिए नहीं
कि भिखारी ने भी आखिर धन जुटाने में मेहनत तो की है और इसीलिए उसके पास भी धन का जुगाड़ हो सकता है, धन का संग्रह हो सकता है। यह कोई लज्जा की बात नहीं है। अगला प्रश्न है, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई? वह अपने कार्य को उचित क्यों मान रहा था? आपके विचार से भैरव के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए और क्यों? तो यहाँ पर आग लगाने का जो कारण है, द्वेष, ईर्ष्या, प्रतिशोध, इसी कारण उसने आग लगाई थी। और वह अपने कार्य को उचित क्यों मान रहा था? क्योंकि सूरदास और सुभागी के प्रसंग के कारण गांव में उसकी बदनामी हुई थी, जिसका वो बदला लेना चाहता था। और भैरव के साथ उसका व्यवहार कैसा था और क्यों, इसका उत्तर भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछा गया कि आपके विचार से भैरव के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए और क्यों। तो दोनों तरह का ही उत्तर बन सकता है। यदि आप ये कहते हैं कि भैरव के साथ बहुत ही उदारतापूर्ण व्यवहार करते हुए उसकी इस गलती को क्षमा कर दिया जाना चाहिए, जबकि ये गलती नहीं, एक अपराध ही था, अपराध को क्षमा कर देना चाहिए, तो यह भी सोच हो सकती है। और यदि आप ये मानते हैं कि उसके को क्षमा किए बिना उसकी इस हरकत के लिए उसे उचित दंड देना चाहिए, वह भी स्वीकार्य होगा। तो आप जैसा मर्जी उत्तर देना चाहें, ये आपके ऊपर है। अगला प्रश्न, सूरदास की झोपड़ी जलने के समय सुभागी कहाँ थी? सूरदास की दुर्दशा के लिए वह स्वयं को जिम्मेदार क्यों मान रही थी? सुभागी की अवस्था के सामाजिक कारणों का उल्लेख कीजिए। तो उस समय सुभागी मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिप कर बैठी थी। और वह स्वयं को जिम्मेदार क्यों मान रही थी? तो क्यों का उत्तर है कि भैरव की मार पिटाई से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में सुभागी आती थी और भैरव द्वारा इसे अपनी बदनामी मानना, भैरव ये सोचता था कि वह मेरे घर को छोड़ करके सूरदास के घर में चली जाती है, तो इसीलिए वह इसे अपनी बदनामी मानता था। और प्रतिशोध में भैरव का सूरदास की झोपड़ी जलाने का अपराध बोध, उसने झोपड़ी को जला डाला था। तो इसी कारण से सुभागी ये मान रही थी कि ना मैं जाती और ना ही वहाँ उसका पति भैरव सूरदास की झोपड़ी को आग लगाता। और इसके पीछे सुभागी की जो अवस्था है, उसके पीछे सामाजिक कारण क्या है? पितृसत्तात्मक समाज में पत्नी स्त्री की दयनीय दशा, कि ये जो समाज है वह पितृसत्तात्मक है, इसमें पुरुष का ही अधिक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, पुरुष की। और ऐसे समाज में पत्नी के लिए यह समझा जाता है कि पति चाहे जैसे भी हाल में रखे, पत्नी को रहना ही चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करती तो वह समाज के नियमों के विरुद्ध जा रही है। अगला प्रश्न है, झोपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। सूरदास की झोपड़ी पाठ में किसकी ईर्ष्या का उल्लेख किया गया है? ईर्ष्या का कारण क्या है? क्या आपको लगता है कि वह कारण सहज, स्वाभाविक और मानवीय है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ईर्ष्या की आग की तरह झोपड़े की आग कभी नहीं बुझती, ये बात किसके लिए आई है? भैरव के लिए, क्योंकि भैरव को ही ईर्ष्या हुई थी और इसीलिए उसने आग लगाई थी। और इसके पीछे का कारण क्या है? उसकी ईर्ष्या के पीछे का कारण है सुभागी को बहकाने का शक होने के कारण और सूरदास से ईर्ष्या होने के कारण, सामाजिक अपमान का बदला लेने हेतु और सूरदास को सबक सिखाने हेतु। और जब ये फिर से आपसे पूछा गया ना, क्या आपको लगता है कि यह कारण सहज स्वाभाविक मानवीय है, आप अपनी इच्छा से हाँ या ना कुछ भी उत्तर दे सकते हैं कि हाँ हमको लगता है ये स्वाभाविक है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि यह तो मानवीय स्वभाव है कि वह अपने विरुद्ध किसी को भी कार्य करता देखता है तो ईर्ष्या से भर जाता है। और कोई भी व्यक्ति अपने से अधिक धनी
या संपन्न, दूसरों को देखना नहीं चाहता। तो इस तरह से आप हाँ या ना में कैसा भी स्वतंत्र उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी पाठ में सुभागी सूरदास के पास क्यों आई थी? उसने भैरव के पास जाने का निश्चय क्यों किया? इससे उसके चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं सामने आती हैं? तो यहाँ पर चरित्र किसका पूछा जा रहा है? सुभागी का। तो झोपड़ी में आग लगने की खबर पाकर सूरदास को सांत्वना देने के लिए वो वहाँ पर आई थी। और उसने वापस सूरदास के पास जाने का निश्चय क्यों किया? क्योंकि जगधर से भैरव द्वारा झोपड़ी में आग लगाने और पैसों की पोटली की चोरी करने की बात सुनकर उसने ऐसा निश्चय किया। और सूरदास को पोटली वापस दिलाने का निश्चय करते हुए उसने यह सोचा था कि अब वह वापस से भैरव के झोपड़े में ही जाएगी। तो इससे उसकी कौन कौन सी चारित्रिक विशेषताएं उभर कर के आती हैं? एक तो उसके स्वाभिमानी होने का पता चलता है, दृढ़ प्रतिज्ञ और निडर और साहसी होने का पता चलता है, कृतज्ञ होने का पता चलता है और सत्य की पक्षधर होने का भी पता चलता है। अगला प्रश्न है, झोपड़ी जलने के बाद भी स्वयं पर नियंत्रण रखने वाला सूरदास कब और क्यों बिलख बिलख कर रोने लगा? इस घटना के माध्यम से मनुष्य के स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? तो झोपड़ी जलने के बाद जब राख छानते छानते रुपयों की पोटली नहीं मिली तब वह रोने लगा। इससे उसकी सारी अभिलाषाएं जो है वो राख हो गई थी। और यहाँ पर कौन सी विशेषताओं की बात की गई? इससे मनुष्य के स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? कि दुख का अतिरेक होने पर मानव टूट जाता है। अतिरेक यानी बहुत अधिक बढ़ जाना। और निराशा जब इंसान को घेर लेती है तब भी वह रोता है। हतोत्साहित, यदि कोई उत्साह से रहित हो गया, कोई निराश हो गया तब भी रोता है। सब कुछ समाप्त हो जाने का भाव पैदा हो जाने पर भी बिलख बिलख कर रोता है, जैसे कि सूरदास रो पड़ा। अगला प्रश्न है, झोपड़ी जला दी जाने के बाद भी सूरदास प्रतिशोध में नहीं पुनर्निर्माण में विश्वास रखता है। सूरदास जैसे व्यक्ति की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है? स्पष्ट कीजिए, टिप्पणी कीजिए। तो सूरदास कहानी का मुख्य पात्र है और सूरदास और उसकी अपनी पत्नी सुभागी के अनैतिक संबंधों की झूठी कल्पना के कारण भैरव सूरदास की झोपड़ी में आग लगाता है और रुपयों की थैली चुराता है। झोपड़ी जला दिए जाने और रुपयों के चोरी हो जाने के बाद भी सूरदास द्वारा प्रतिशोध न लेना और पुनर्निर्माण की बात करना आज समाज के लिए एक आदर्श है। और वर्तमान समय में प्रासंगिकता क्या है? कि लोगों में क्षमा, दया, करुणा, परोपकार जैसे नैतिक जीवन मूल्यों का ह्रास हो रहा है। वर्तमान में प्रतिशोध की भावना बल पकड़ रही है। व्यक्ति को सहृदय, सहिष्णु, आशावान बने रहने की प्रेरणा दी गई है। अगला प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी पाठ से उद्धृत कथन सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं पर मैदान में डटे रहते हैं से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? सूरदास के चरित्र के संदर्भ में लिखिए। तो हमें पता चलता है कि सुख दुख को संभाव रूप से ग्रहण करना चाहिए, जीवन को खेल की तरह स्वीकार करना चाहिए, जीत में घमंड ना करके और हार में विचलित भी नहीं होना चाहिए, संघर्ष करने की भी प्रेरणा मिलती है, आशावादी बनने की भी प्रेरणा मिलती है, विषम परिस्थितियों का धैर्य और संयम के साथ सामना करने की प्रेरणा मिलती है और प्रतिशोध की भावना न रखने की भी प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी पाठ सूरदास जैसे लाचार और बेबस व्यक्ति की जिजीविषा एवं उसके संघर्ष का अनूठा चित्रण है, सिद्ध कीजिए। जिजीविषा माने होता है जीने की इच्छा और संघर्ष जो उसने इतना अधिक कठोर श्रम किया और परिस्थितियों का सामना किया उसी की बात हो रही है। तो इसके लिए कौन कौन से कारण दिए जा सकते हैं? एक तो सूरदास कहानी का प्रमुख पात्र नेत्रहीन होते हुए भी
लाचार और बेबस नहीं बल्कि जिजीविषा से भरपूर है। दूसरा, सारी विषम परिस्थितियों जैसे कि झोपड़ी का जल जाना, रुपयों की पोटली का चोरी हो जाना, सुभागी को लेकर गांव वालों के लांछन का सामना करना, ये सारे कार्य उसने धैर्य व साहस के साथ किए और आत्मबल से वह युक्त है। आशावादी दृष्टिकोण है, गांधीवादी विचारधारा में उसका विश्वास है। वह प्रतिशोध में नहीं, पुनर्निर्माण में विश्वास करता है और जीवन को खेल की तरह स्वीकार करता है। अगला प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास का चरित्र चित्रण कीजिए और लिखिए कि आप उसके चरित्र की कौन सी विशेषता धारण करना चाहेंगे और क्यों। तो उसके चरित्र की अनेक विशेषताएं जिन पर पहले भी बात हो चुकी है। पुनर्निर्माण में विश्वास, प्रतिशोध से दूर, कर्मशील, विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने वाला, सहनशील, दृढ़ प्रतिज्ञ और आशावान, सकारात्मक दृष्टिकोण। अब इनमें ये सारी की सारी विशेषताएं जो हैं उनके चरित्र की हैं, लेकिन ये कहा कि आप कौन सी विशेषता को धारण करना चाहेंगे। तो इतनी सारी विशेषताएं, आप इनमें से कोई भी विशेषता बता सकते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हम इन सारी विशेषताओं को धारण करना चाहेंगे। तो ये तो था पहला पाठ, सूरदास की झोपड़ी। दूसरा, आरोहण वाला पाठ हमारे पाठ्यक्रम से बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से हटा दिया गया है। और तीसरा पाठ है बिस्कोहर की माटी, जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी का है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। बिस्कोहर की माटी पाठ में वर्णित ग्रामीण जीवन की झांकी प्रस्तुत कीजिए। तो कैसी झांकी है? गांवों का शहरों की तरह सुविधा युक्त न होकर प्रकृति पर अधिक निर्भर रहना, गांव में प्रकृति के कोमल व कठोर दोनों रूप, एक और मनोहारी चांदनी रातें, रंग बिरंगे फूलों और वर्षा का सौंदर्य, और दूसरी ओर गांव में बाढ़, सूखे, कीड़े मकोड़ों, सांप बिच्छुओं का डर। ये सब वहाँ पर सामान्य बातें हैं। और चिकित्सा के लिए भी वे प्रकृति पर निर्भर है। लोगों के बीच पारस्परिक लगाव है। अगला प्रश्न, इसे शेष सारद भी नहीं बयान कर सकते। बिस्कोहर की माटी में यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है? इसका क्या आशय है? इस संदर्भ में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ ये देखा गया है कि डियर पार्क में बत्तख द्वारा अपने बच्चों को डैनों के बीच या फिर डैनों के नीचे रखकर सतर्कता पूर्वक रक्षा करने के संदर्भ में ये बात कही गई है कि किस तरह माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है। जैसे यहाँ बत्तख का उदाहरण देकर के कहा गया था। और इस बात को शेषनाग या शारद, शारदा मैया यानी माँ सरस्वती भी इसका वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा कहा गया है। इसका आशय यह निकलता है कि माँ की ममता अवर्णनीय है, जिसका वर्णन अनेक मुख वाले शेषनाग और विद्या की देवी सरस्वती जी द्वारा भी संभव नहीं है। और आगे पूछा गया था कि आप इसका आशय स्पष्ट कीजिए। आशय में जैसे हमने यहाँ पर ये बात कही है, आप इसका स्पष्टीकरण अपने हिसाब से और भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 अंक का प्रश्न है तो स्पष्टीकरण थोड़ा विस्तृत भी दिया जा सकता है। अगला प्रश्न, गांव में ऋतु परिवर्तन अधिक स्पष्ट रूप से पहचाना जाता है। बिस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर सउदाहरण इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो गांव के परिवेश में ऋतु परिवर्तन स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, यानी दिखाई देता है, पहचाना जाता है कि कैसे एकदम से बादल काले काले होकर के घिर आते हैं, गड़गड़ाहट होती है, बारिश होती है, तो एकदम ऋतु परिवर्तन स्पष्ट पता चलता है। गांव का जीवन ऋतुओं और प्रकृति के अधिक निकट है। और उदाहरण के लिए यहाँ पर जब शरद होती है तो शरद ऋतु में हर श्रृंगार फूलते हैं, कुमुद यानी कोइयाँ खिलता है, तोरी, लौकी, भिंडी, कोहड़ा, शरीफा आदि फलों या सब्जियों की पैदावार होती है। और ऐसे ग्रीष्म ऋतु में चिलचिलाती धूप निकलती है, लू लगने की घटनाएं होती हैं, प्याज, आम, जामुन, कटहल आदि
की उपलब्धता रहती है और वर्षा ऋतु में घनघोर वर्षा होती है, कई दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है। गंदगी, बदबू, कीचड़, गीले जलावन के कारण घर का धुएं से भर जाना। जलावन क्या होता है? जलाने की लकड़ी की लकड़ियाँ गीली हो गई, जब उन्हें जलाते हैं तो घर में धुआं भर जाता है। तो इस तरह से हर ऋतु में स्पष्ट रूप से परिवर्तन दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न, विश्वनाथ दूध कट रहा हो गए, उनका दूध कट गया। इस कथन का आशय स्पष्ट करते हुए विश्वनाथ के जीवन में आए संकट का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। इस कथन के आलोक में आप विश्वनाथ के प्रति कैसा महसूस करते हैं? संक्षेप में लिखिए। दूध कटहा हो जाना यानी माँ का दूध पीने वाली उम्र में लेखक के छोटे भाई का जन्म होने से माँ के दूध से वंचित रह जाना। जिस आयु में लेखक को दूध मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। और क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि छोटे भाई को वो मिलना शुरू हो गया। और अब यहाँ पर विश्वनाथ के जीवन में क्या संकट आया, उसका स्वरूप ऐसा है कि आंचल में छिपकर खेलने का जो संबंध था माँ के साथ वह खत्म हो गया और उन्हें कसेरिन दाई पर निर्भर रहना पड़ा और गाय का बेस्वाद दूध पीने को भी विवश होना पड़ा। अब यहाँ जहाँ तक ये अनुभव की बात थी, इस कथन के आलोक में आप विश्वनाथ के प्रति कैसा महसूस करते हैं? तो यहाँ पर आप अपना अनुभव स्वयं बता सकते हैं कि आपको कैसा लगता है कि विश्वनाथ के साथ वाकई यह अच्छा हुआ, स्वाभाविक हुआ या फिर बुरा महसूस कर रहे हैं आप? तो जैसा भी आप महसूस कर रहे हैं अपने हिसाब से आप यहाँ पर इसका उत्तर दे सकते हैं कि हमें भी विश्वनाथ के लिए यह बुरा लगा है या फिर यह तो एक सामान्य सी बात है, कुछ अधिक इसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत नहीं। अगला प्रश्न, बिस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर गांव की प्रकृति का गर्मी, सर्दी और वर्षा ऋतुओं के अनुरूप वर्णन कीजिए। वहाँ के लोग गर्मी ऋतु के प्रकोप से बचने के लिए क्या उपाय करते थे? तो गांव के परिवेश में ऋतु परिवर्तन स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, यानी दिखाई देता है, पता चलता है। और अलग अलग ऋतुओं के संदर्भ में यहाँ पर जैसे ऊपर बताया वही के वही सारे के सारे आप बता सकते हैं कि ये परिवर्तन यहाँ होते हैं। और गर्मी के प्रकोप से बचने के उपाय पर जरूर हम बात कर लेंगे। कौन कौन से उपाय? जैसे कच्चे आम का पन्ना या आम भूनकर गुड़ या चीनी में शरबत मिलाकर पीना, या फिर कच्चे प्याज का सेवन करना, धोती या कमीज में प्याज बांध कर रखना ताकि लू से बचा जा सके। अगला प्रश्न, बचपन में ही विश्वनाथ पर कौन सा अत्याचार हो गया? इसके परिणाम स्वरूप उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? आपके भीतर बालक विश्वनाथ के प्रति कैसे भाव उमड़ते हैं और क्यों? तो बचपन में ही जब अल्पावस्था थी, बहुत छोटी आयु थी, तभी छोटे भाई का जन्म होने से वे दूध कटहा हो गए, यानी उनका माँ का दूध छूट गया और माँ के दूध से वे वंचित हो गए। और इसका परिणाम क्या निकला? माँ से दूरी हो गई, कसेरिंदाई पर निर्भरता बढ़ गई और गाय का बेस्वाद दूध पीने को विवश होना पड़ा और आंचल में छुपकर रहने से भी वे वंचित हो गए। तो कैसे भाव उमड़ते हैं का उत्तर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं कि लेखक भावुकता से याद करता है क्योंकि बचपन की स्मृतियां मोहक होती हैं और अपनी ओर खींचती हैं। अगला प्रश्न, बिस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर गांव की वर्षा का चित्रण कीजिए। वर्षा से उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन करते हुए लिखिए कि इसके बाद भी लेखक उसे इस भावुकता से क्यों याद करता है। तो वर्षा का चित्रण कैसे हुआ है? वर्षा का सीधे एकाएक न आना, पहले बादलों का घिरना, गड़गड़ाना, दिन में रात जैसा वातावरण हो जाना और तबला, मृदंग और सितार जैसा संगीत उत्पन्न होना, घोड़ों की टापों जैसी आवाज़ के साथ बारिश होना। और कौन कौन सी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती थी? जैसे बारिश में आंधी से छप्पर आदि उड़ जाते थे, बारिश के बाद बदबू कीचड़ हो जाती थी, जलावन की
समस्या हो जाती थी और कीड़े मकोड़े निकल आते थे। तो इन सभी बातों ने लेखक के दिमाग में ऐसी स्मृति बिठा दी कि वह आज भी उन बातों को याद कर रहा है। अगला प्रश्न, बिस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर बिस्नाथ के गांव की 3 विशेषताएं लिखते हुए उन्हें चुनने का कारण भी बताइए। तो विशेषताएं क्या क्या हैं? जैसे प्राकृतिक परिवेश से घिरा हुआ वह गांव है, ऋतुओं के अनुकूल वनस्पतियों, फूलों, फलों, सब्जियों की बहुतायत होती है। बहुतायत यानी बहुत अधिक मात्रा में उपलब्धता। लोगों के आपसी संबंध बहुत मधुर हैं। मनुष्यों का अन्य जीव जंतुओं से अत्यधिक जुड़ाव है। और इसका कारण, इन विशेषताओं को चुनने का कारण आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। अगला है, विश्वनाथ को अपने गांव बिस्कोहर से जो लगाव है वह मूलतः मनुष्य की अपनी स्मृतियों के प्रति लगाव का ही एक रूप है। बिस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर साधारण टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर कि हम क्या बता सकते हैं कि अतीत से जुड़े रहना मानव का प्राकृतिक स्वभाव है। बचपन की स्मृतियों की लेखक के मन पर अमिट छाप है। गांव और बचपन की स्मृतियों से लेखक का गहरा जुड़ाव है। गांव के नैसर्गिक सौंदर्य से वह अभिभूत है और गांव का रूप, रस और गंध वर्तमान जीवन के सेतु हैं। अब इसे एक उदाहरण से स्पष्ट करने को कहा गया है, तो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बतख के कार्य व्यवहार को देखकर माँ और बच्चे के आत्मीय संबंधों का बोध यहाँ पर लेखक को हुआ। अच्छा, आगे देखिए अगला प्रश्न, बिस्नाथ मान ही नहीं सकते कि बिस्कोहर से अच्छा कोई गांव हो सकता है और बिस्कोहर से ज़्यादा सुंदर कहीं की औरत हो सकती है। इस वाक्य के संदर्भ में इसके माध्यम से विश्वनाथ के चरित्र की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। उनके ऊपर अपने बचपन के प्रभाव का विवेचन भी कीजिए। तो उनके चरित्र की क्या विशेषताएं उभर कर के आती हैं? जैसे गांव के प्रति प्रेम, संवेदनशील, सौंदर्य बोध, सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि, यानी हर बात को बहुत ही बारीकी से देखना, महसूस करना, चारित्रिक तुलनात्मक विवेक, विभिन्न प्राणियों के चरित्र का तुलनात्मक अध्ययन कर लेना, सोच समझ लेना। आगे बचपन का प्रभाव क्या पड़ा? बचपन की स्मृतियों की लेखक के मन पर अमिट छाप पड़ी। गांव और बचपन की स्मृतियों से लेखक का गहरा जुड़ाव हुआ और गांव के नैसर्गिक सौंदर्य से वह अभिभूत हुआ। गांव का रूप, रस और गंध वर्तमान जीवन के सेतु हैं। अगला प्रश्न, ग्रामीण परिवेश में जन्मे पले बड़े व्यक्ति का आगे का जीवन भले ही शहर में बीते पर उसकी स्मृतियों का गांव सदैव मोहक और आकर्षक बना रहता है। बिस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर उदाहरण लिखिए। तो अतीत से जुड़े रहना मानव का प्राकृतिक स्वभाव है। बचपन की स्मृतियों की लेखक के मन पर अमिट छाप है। गांव और बचपन की स्मृतियों से लेखक का गहरा जुड़ाव है। गांव के नैसर्गिक सौंदर्य से वह अभिभूत है और गांव का रूप, रस और गंध वर्तमान जीवन के सेतु हैं। उदाहरण वही जैसे हमने पहले दिया, बतख वाला ही उदाहरण दे सकते हैं कि बतख के कार्य व्यवहार को देखकर माँ और बच्चे के आत्मीय संबंधों का बोध होता है। अगला प्रश्न है, बिस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर बिस्कोहर में होने वाली वर्षा का वर्णन कीजिए। साथ ही गांव वालों को उसके बाद होने वाली कठिनाइयों का भी उल्लेख कीजिए। तो वर्षा का वर्णन ये पहले भी आया ही है। बादलों के बरसने से पूर्व बादलों के घिरने और गरजने की आवाज़ें, घनघोर अंधेरा होना, तेज बारिश होने पर घोड़ों की पंक्ति के दौड़े चले आने का भ्रम होना, बारिश के विभिन्न रूपों से तबला, मृदंग और सितार जैसी ध्वनियों से वातावरण संगीतमय हो जाना और चारों तरफ खुशी का वातावरण होना। और कठिनाइयाँ क्या क्या हो जाती थी? जैसे जलावन की समस्या, गंदगी, कीचड़, बदबू, कीड़े मकोड़ों की बहुतायत, आवागमन की परेशानी यानी आने जाने में, और
घर ढहना, खेत खलिहानों में पानी भरना, बाढ़ आदि का खतरा, ये सब भी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती थी। अगला प्रश्न है, बिस्कोहर की माटी पाठ में वर्णित गांव के बारे में जानकारियां दीजिए। तो प्रकृति का निर्मल और स्वच्छंद रूप परिलक्षित होता है, प्रकृति के कठोर रूप का भी दर्शन हो जाता है, चांदनी रात का सौंदर्य यहाँ पर दर्शाया गया, अनेक प्रकार के फूल और वनस्पतियों का होना, वर्षा के विभिन्न रूप, वनस्पतियों के औषधीय गुणों की पहचान होना, सांप बिच्छुओं और कीड़े मकोड़ों का मिलना, मिट्टी के विभिन्न रूप, गांव के लोगों का अभावग्रस्त और संघर्षपूर्ण जीवन। आगे बढ़ते हैं अब चौथे पाठ की ओर, जो कि है अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में, और यह पाठ है प्रभाष जोशी का। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं, डग डग रोटी पग पग नीर वाले मालवा की वर्तमान स्थिति अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए, और स्थिति के कारणों को स्पष्ट करते हुए यह भी लिखिए कि इसे कैसे सुधारा जा सकता है। तो यहाँ पर वर्तमान स्थिति की पहले बात करते हैं, अतिवृष्टि या अनावृष्टि का होना। अतिवृष्टि यानी बहुत अधिक बारिश, और अनावृष्टि मतलब बिल्कुल बारिश ना होना, सूखा पड़ जाना। नदी नालों का सूखना और अत्यधिक प्रदूषित होना, पैदावार में कमी होना, और इसका कारण क्या है, तेजी से बढ़ता औद्योगिकरण, भूजल का अत्यधिक दोहन, भूजल यानी अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे का पानी बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकालना, प्राकृतिक संपदा को क्षति पहुंचाना, पर्यावरणीय असंतुलन होना। और सुधार के लिए सुझाव क्या हो सकते हैं, जल के परंपरागत संसाधनों का आधुनिकीकरण तथा संरक्षण करना, मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करना, प्रकृति से प्रेम और उसका सम्मान करना। अगला प्रश्न है, धरती के तापमान में वृद्धि के लिए अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में पाठ में किसे जिम्मेदार ठहराया गया है? क्या इस तापमान वृद्धि में हमारी कोई भूमिका है? हम धरती के तापमान को कैसे नियंत्रित रख सकते हैं? तो पहले हम जिम्मेदारी की बात करते हैं कि इस पाठ में धरती के तापमान में वृद्धि के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया? यूरोप और अमेरिका की खाओ उजाड़ू सभ्यता को। इसमें हमारी भूमिका क्या है? हाँ, तापमान वृद्धि में विकसित देशों के साथ साथ हमारी भी भूमिका है, विकासशील देशों की भी अहम भूमिका है। और उपाय क्या हो सकते हैं? प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना, प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन करना, संयमित और अनुशासित जीवन शैली का होना। आगे अगला प्रश्न, अपने नदी नाले तालाब संभाल के रखो तो दुष्काल का साल मजे में निकल जाता है। अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में पाठ से उद्धृत इस कथन का आशय स्पष्ट करते हुए उदाहरण सहित इसकी पुष्टि कीजिए। तो इसका आशय निकलता है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन करने से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना आसान हो जाएगा। और यहाँ पर इसे उदाहरण से जो स्पष्ट करना है, तो उदाहरण में एक तो ले सकते हैं, 1899 में मालवा में सिर्फ 15.75 इंच पानी गिरता था। इसे लोक में 56 का काल माना गया। और मालवा में इतने कुएं, बावड़ी, तालाब थे कि दुष्काल में भी यहाँ के लोगों को भूखे प्यासे नहीं मरना पड़ा। और राजस्थान के ठेठ मारवाड़ के लोगों को भी यहाँ के लोगों द्वारा सहारा दिया गया। अगला प्रश्न है, अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में पाठ में विक्रमादित्य, भोज और मुंज आदि राजाओं का उल्लेख किस संदर्भ में आया है? स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ यह संदर्भ कौन सा है? भारतीय राजाओं विक्रमादित्य, भोज और मुंज आदि द्वारा जल संसाधनों का प्रबंधन व संरक्षण यूरोप से भी पहले कर दिया गया था। और बरसात के पानी को रोकने के लिए उन्होंने कुएं, बावड़ियां, तालाब बनवाकर धरती के पानी को जीवंत रखा था। और आज के इंजीनियरों की तुलना में
उनका अधिक दूरदर्शी होना भी इस पाठ में बताया गया है और भविष्य के लिए संसाधनों के नियोजन के प्रति सचेत किया गया है। अगला प्रश्न है, लेखक की मालवा यात्रा के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि पहले लोगों में आत्मीयता और अपनत्व का भाव अधिक था, आज इसमें जो परिवर्तन आया है उसके कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो नागदा स्टेशन पर मीणा जी के साथ मेल मिलाप से आत्मीय संबंधों की झलक मिलती है। इंदौर में लेखक और दव्वा जी के बीच आत्मीयता से भी बातचीत की गई, तो इससे भी उनकी आत्मीयता और अपनत्व का पता चलता है। लेकिन आज इसमें जो परिवर्तन हो गए उसके कारण क्या है? आज हर कोई एक दूसरे को संदेह और असमंजस से देखता है। आत्मीयता में कमी आई है, समय का अभाव है, स्वार्थपूर्ण संबंध हो गए हैं, अजनबियों पर कोई भी भरोसा नहीं करता और इसके पीछे सुरक्षा कारण भी हैं। अगला प्रश्न है, अपना मालवा पाठ में वर्णित जल संचय के तरीकों का वर्णन करते हुए लिखिए कि विकास की दौड़ ने उन पर कैसा प्रभाव डाला है। इस प्रभाव से किस प्रकार बचाव किया जा सकता है। तो पहले तरीकों पर विचार कर लेते हैं। जल संचय के तरीके जो थे, एक तो तालाब बावड़ियों में वर्षा के जल का संचय करना, और प्रभाव क्या पड़ा? तालाब बावड़ियों का गाद से भर जाना। अब वहाँ जहाँ पहले जल इकट्ठा होता था, अब उसमें गाद भर दी गई है। भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किया गया है, नदी नाले भी सूख गए हैं। और बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं? ये आप अपनी इच्छा से, अपने दिमाग से कोई भी उपाय बता सकते हैं। जैसे वर्षा के जल का हमें संचय करना चाहिए, नदियों नालों की सुरक्षा करनी चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, भूमिगत जल को अत्यधिक बाहर न निकाल करके बल्कि उसका स्तर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। या आप इसी तरह से ये कह सकते हैं, शहरों गांवों कस्बों में तालाबों की जगह वर्षा जल संचय की सुविधा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अपना मालवा पाठ के आधार पर लिखिए कि जलवायु परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है। इस परिवर्तन का परिणाम क्या है? इसके दूरगामी परिणामों से बचाव के उपाय क्या हैं? तो औद्योगिक विकास की खाऊ उजाड़ू सभ्यता और संस्कृति इसके लिए जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन भी जिम्मेदार है, और साथ ही अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों की सुविधाभोगी जीवन शैली भी जिम्मेदार है। और इसका परिणाम क्या निकला? पर्यावरण का विनाश हो गया, अतिशय गर्मी पड़ने लगी, या बरसात बहुत अधिक होने लगी, या जाड़ा भी अधिक हो गया, पारिस्थितिकीय असंतुलन हो गया, यानी पर्यावरण में असंतुलन हो गया। बचाव के उपाय आप अपनी इच्छा से लिख सकते हैं, जैसे उदाहरण यहाँ दिया गया है, वृक्षारोपण, उद्योग शहरों से दूर, और नदियों की सफाई आदि पर ध्यान। तो इस तरह के उपाय किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, अपना मालवा पाठ में किन सदा नीरा नदियों का उल्लेख है? वर्तमान में उनकी दशा कैसी है? इस स्थिति के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर कई नदियों का वर्णन है, जैसे नर्मदा, शिप्रा, चंबल, चोरल, पार्वती, काली सिंध आदि नदियाँ। और गंभीर दशा कैसे? वर्तमान में उनकी दशा बहुत अधिक गंभीर है, क्योंकि 12 मासी नदियाँ 84 नदियों में बदल गई हैं। अब उनमें 12 के 12 महीने पानी नहीं रहता, केवल वर्षा के दिनों में ही वहाँ पर पानी रहता है। नदियों का छिछली और मटमैली हो जाना, छिछली मतलब बहुत अधिक गहरी नहीं, नदियों का गंदे पानी में या गंदे नालों में परिवर्तित हो जाना। और इसके पीछे कारण क्या है जो इस पाठ में बताए गए? जगह जगह कंक्रीट के राक्षसी बांध बनना, बढ़ता औद्योगिकरण, निरंतर बढ़ता प्रदूषण, नदियों के प्रति लोगों की आस्था में कमी आना।
अगला प्रश्न है, अपना मालवा पाठ का लेखक विकास की सभ्यता को मूलतः क्या मानता है और क्यों? क्या आप उसकी राय से सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो अपना मालवा पाठ का लेखक विकास की सभ्यता को मूलतः खाओ उजाड़ू सभ्यता अर्थात विनाश की अपसभ्यता मानता है। अब आया क्यों का उत्तर। तो क्यों में आप बता सकते हैं क्योंकि औद्योगिकरण से प्रदूषण बढ़ रहा है, पारिस्थितिकी असंतुलन हो रहा है, हानिकारक गैसों का उत्सर्जन हो रहा है और पर्यावरण की उपेक्षा हो रही है। और क्या आप उसकी राय से सहमत हैं? तो यहाँ पर आप अपनी राय या अपनी सहमति असहमति बता सकते हैं। हाँ भी कर सकते हैं और ना भी, लेकिन उसके लिए तर्क जोड़ देना होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि हाँ, हम सहमत हैं क्योंकि वर्तमान में पारिस्थितिकीय असंतुलन बहुत अधिक बढ़ गया है, हानिकारक गैसों का उत्सर्जन भी हो रहा है, पर्यावरण में प्रदूषण भी बहुत अधिक हो रहा है। अगला, अपना मालवा पाठ के आधार पर पानी के रख रखाव की परंपरागत प्रणाली और ज्ञान परंपरा को स्पष्ट करते हुए बताइए कि आज जो चूक हो रही है उसके क्या कारण है। तो पहले तो हम परंपरा की बात कर लेते हैं। परंपरा क्या है? परंपरा थी तालाब, बावड़ी, कुएं, नदी, नाले आदि की देखभाल करने की। और भोज, मुंज और विक्रमादित्य के समय से ही बरसात के पानी को रोक कर रखने का ज्ञान था। लेकिन अब चूक क्या हो रही है? आधुनिक इंजीनियरों द्वारा परंपरागत प्रणाली और ज्ञान की अपेक्षा स्वयं को श्रेष्ठ माना जाता है। नदियों पर बांध बनाए जाते हैं और तालाबों को पाट दिया जाता है। भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किया जाता है और इसके पीछे कारण है परंपरागत ज्ञान को व्यर्थ मानना, आधुनिक विज्ञान की तुलना में उसकी अवहेलना करना। अगला प्रश्न, हमारी तथा कथित विकसित सभ्यता अपनी ही प्राचीन ज्ञान परंपरा को भूलकर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हुए विनाश को रास्ता दे रही है। अपना मालवा पाठ के आधार पर लिखिए कि ऐसा कैसे और क्यों हो रहा है। कैसे का उत्तर तो वही है कि आजकल क्या क्या हमें बदलाव दिखाई दे रहे हैं, हम कैसे उसमें अपने पर्यावरण को ही विनाश के रास्ते पर धकेल रहे हैं। तालाबों और बावड़ियों को नुकसान पहुंचाकर, उनको पाट कर, उन पर कंक्रीट के जंगल बनाकर, उनको गाद से भर जमीन के भीतरी पानी का दोहन करके। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आधुनिक इंजीनियरों द्वारा परंपरागत प्रणाली व ज्ञान की अपेक्षा स्वयं को श्रेष्ठ समझा जाता है। आधुनिक ज्ञान की तुलना में परंपरागत ज्ञान की अवहेलना की जाती है। अगला प्रश्न, पहले के मालवा और अब के मालवा में लेखक को क्या अंतर दिख रहा था? इसके लिए उत्तरदायी तत्वों को पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आज की तुलना में मालवा में पहले अधिक पानी बरसता था। जल से भरपूर कुएं, बावड़ी, तालाब, तलैया, नदी नालों का गाद से भर जाने दिया गया है और बारहमासी नदियां अब चौमासी नदियों में बदल चुकी हैं। ऐसा लेखक ने अंतर महसूस किया और इसके पीछे के कारण क्या थे? उत्तरदायी तत्व थे। सबसे पहले तो प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। अगला, बढ़ता औद्योगिकरण, हानिकारक गैसों का अधिक उत्सर्जन, प्रकृति से छेड़छाड़, पारंपरिक ज्ञान की उपेक्षा किया जाना। आगे 13वां प्रश्न है, मालवा में ऋतु परिवर्तन के प्रभाव स्वरूप पहले कौन से बदलाव होते थे? वर्तमान में उनमें क्या अंतर आया है? इस अंतर के कारणों की पड़ताल कीजिए। तो पहले बरसात के महीनों में नदियों का जलस्तर बढ़ जाता था। क्वार के महीने में उजली चटक धूप निकलती थी, लेकिन वर्तमान में नदियों का जलस्तर घट चुका है। सदा नारायणी नदियाँ चौमासी नदियों में बदल चुकी हैं और पर्यावरण भी प्रदूषित हो गया है। और इन सब के पीछे कारण है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, बढ़ता औद्योगिकरण, हानिकारक गैसों का अधिक उत्सर्जन, प्रकृति से छेड़छाड़, पारंपरिक ज्ञान की उपेक्षा। अगला प्रश्न, सदा नीरा नदियाँ अब मालवा के गालों के आंसू भी नहीं बहा सकती,
कथन के संदर्भ में लिखिए, देश के अन्य हिस्सों में नदियों की क्या स्थिति है और इसके क्या कारण हैं। तो देश के अन्य भागों में भी नदियों की स्थिति मालवा से कुछ भिन्न नहीं है। नदियों के जल स्तर में सब जगह ही कमी आई है। नदियों के घाट दिन प्रतिदिन छोटे होते जा रहे हैं। नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है, वो सूख रही हैं। नदियाँ बरसाती होती जा रही हैं और नदियों पर कंक्रीट के राक्षसी बांध बना दिए गए हैं। और इसके पीछे कारण है जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपना विषैला जल नदियों में छोड़ा जाना, धार्मिक आस्थाओं के चलते लोगों द्वारा नदियों को प्रदूषित करना, प्लास्टिक कचरे को नदियों में डालना। आगे अंतिम प्रश्न आया, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ के लेखक ने औद्योगिक सभ्यता को खाऊ उजाड़ू सभ्यता क्यों कहा है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके पीछे कारण है उपभोगवादी मानसिकता, तेजी से बढ़ता औद्योगिकरण, भूमि जल और वायु प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि, भूजल का अत्यधिक दोहन, प्राकृतिक संपदा की क्षति, पर्यावरणीय असंतुलन, परिवेश के प्रति भावनात्मक अलगाव। तो इसी के साथ ही ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए। हम इस वीडियो को समाप्त करें उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए और साथ ही लाइक व शेयर करना भी मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए और बहुत बहुत अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। आपका धन्यवाद।